नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे आप देख रहे हैं। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर। आज बाजारों में क्यों है तेजी, बताएंगे आपको। और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहती है मासिक रिपोर्ट जनवरी माह की वित्त मंत्रालय की। साथ ही साथ FSDC यानी वित्तीय स्थिरता पर जो सबसे बड़ी कमेटी है इस देश की, उसकी आज बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है। आइए देखते हैं आज की टॉप लाइन्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की होने वाली बैठक में वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अहम बैठक तो होगी हमारी नजर। वित्त मंत्रालय ने जनवरी महीने के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू आर्थिक विखंडन जैसे भू राजनीतिक तनाव पर नजर रखने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी 7% से ज्यादा की दर से। रिजर्व बैंक के फरवरी बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था परिस्थिति पर जारी किया गया लेख 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिक मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स जो आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हमारी निगाह रहेगी। और आप देखते हैं बाजारों का हाल किस तरह से आज बाजारों की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग दिखाते हैं, उससे पहले गिफ्ट निफ्टी से कैसे संकेत मिले थे उस पर एक निगाह डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी पर निगाह डालें तो वहाँ पर तेजी के आसार दिखाई नहीं दिए। शुरुआत में 22 अंकों की जो गिरावट थी उसका असर आज भारतीय शेयर बाजारों पर प्री मार्केट ओपन सेशन में दिखाई नहीं दिया। आज हम देखें तो इस वक्त बाजार बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। ओपनिंग देखते हैं कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की। सेंसेक्स 40 अंकों पर 73,059 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में भी बढ़त का दौर जारी रहा, लेकिन अब धीरे धीरे बाजार फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। 13 अंकों पर खुला 22,210 के स्तर पर निफ्टी। बैंक निफ्टी में इस वक्त बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन सेंसेक्स अब इस वक्त नेगेटिव बायस के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। काफी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, M&M और ICICI बैंक कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हमें बढ़त का इस वक्त रुख देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और टेक महिंद्रा कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आधी फीसदी से करीब 1.25% तक की गिरावट आज के शुरुआती कारोबार में दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट्स में अब आपको अपडेट दिखाते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार के डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों ही मेजर इंडाइसेस अमेरिका के गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। ये वायदा बाजार के आंकड़े हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उधर लंदन के बाजार में गिरावट है करीब 10 अंकों की। फ्रांस के बाजार में 26 अंकों की बढ़त। जर्मनी का बाजार 23 अंक टूटा, 17 अंक नीचे डैक्स कारोबार करते हैं। एशियाई बाजारों की बात करूं तो जापान में गिरावट है। हैंगसेंग, हांगकांग का हैंगसेंग 212 अंक ऊपर और कॉस्पी साउथ कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस $82, थोड़ी सी अपटिक दिखाई दी है, थोड़ी सी बढ़त दिखाई दी है और इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। इंडाइसेस की बात करें तो IT स्टॉक्स पर इस वक्त प्रेशर दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में कारोबार थोड़ा सा मंदा लेकिन फ्लैट कारोबार दिखाई दे रहा है। ऑटो स्टॉक्स इस वक्त काफ़ी बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं और सभी की निगाहें हैं पेटीएम पे, किस तरह से आज वो बिहेव करता नज़र आ रहा है। लेकिन अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। और आज के फोकस में हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के मासिक आर्थिक समीक्षा की, जो कि जनवरी महीने के लिए जारी की गई है और उसमें जिक्र किया गया है अंतरिम बजट का। वित्त मंत्रालय ने जनवरी महीने के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को अब देश के सामने रख दिया है। क्या कुछ है बड़ी बातें वो आपको दिखाते हैं। जनवरी समीक्षा में अंतरिम बजट के प्रावधानों का जिक्र और अंतरिम बजट किस तरह से देश के विकास को गति देगा उसका जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में किया गया है। समावेशी विकास के लिए जरूरी खर्चों पर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ये इस स्पष्ट तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन साथ ही बुनियादी ढांचे पर जो निवेश है उसकी
उसमें बढ़ोतरी की नीति को बरकरार रखा गया। आपको याद होगा 1,11,111 करोड़ रुपए का कैपेक्स निर्धारित किया गया था। अच्छी खबर हमारे लिए आपके लिए है कि जनवरी में महंगाई दर का दबाव घटा है और आगे भी 2024 में महंगाई दर में कमी आएगी। अच्छी खबर दूसरी और कि बेरोजगारी की दर जब से ये आंकड़े जारी होना शुरू हुए हैं, सबसे कम बेरोजगारी दर के आंकड़े जनवरी महीने में दिखाई दिए। स्पष्ट तौर पर वित्तीय अनुशासन, जो कि फिस्कल डेफिसिट के जरिए हम देखते हैं, उस पर जोर दिखाई दिया। अगले साल 5.1% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट रहने की उम्मीद है। इस साल पहले ही कह चुके हैं आरबीआई की हवाले से कि 7% की दर रह सकती है जीडीपी विकास दर की 2024-25 में। और रिपोर्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, उस पर निगाह रखने की ज़रूरत है, ये वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा कहती है। आरबीआई पहले कह चुका है कि लगातार तीसरे साल 7% से ज़्यादा की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। आंकड़े सभी के सामने हैं। वैश्विक एजेंसियों ने भी भारत की वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह से अपनी दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी करेगा। व्यापार घाटा सुधरा है पहले 10 महीनों में, यानी अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का जो आंकड़ा है उसमें व्यापार घाटा सुधरा। एक्सपोर्ट्स में भले ही कुछ कमी आई हो, लेकिन इंपोर्ट भी कम हुआ है और इंटरनेशनल प्राइसेस में भी कमी आई है। बजट में बड़ा फोकस पीएलआई पर, जिसका फायदा घरेलू उत्पादन को मिलेगा और 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, भारत को फायदा मिलेगा। चलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपना रुख थोड़ा सा ले चलते हैं मिंट स्ट्रीट की ओर। मुंबई में आरबीआई ने फरवरी महीने की अपना बुलेटिन जो है वो जारी किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में लगातार वृद्धि की रफ्तार को बरकरार रखा और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा जो पूंजीगत खर्च किया जा रहा है उससे अगले चरण के गति को मिलने की उम्मीद है। आरबीआई के सबसे ताज़ा बुलेटिन में कहा गया है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय से विकास के अगले चरण को बढ़ावा मिलने की संभावना। आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन में यह बात कही गई है, कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय से विकास के अगले चरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। रिजर्व बैंक के फरवरी बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लेख में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिक मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना है। वही जोखिमों को व्यापक रूप में संतुलित किया गया है। आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन के मुताबिक इस वर्ष अब तक निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश इरादे सकारात्मक रहे हैं। परियोजनाओं की कुल लागत, जिसके लिए प्रमुख बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए थे, अप्रैल दिसंबर 2023 के दौरान 2.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23% अधिक थे। इसके साथ लेख में मुद्रास्फीति का जिक्र करते हुए लिखा गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2024 की नवंबर दिसंबर की गई बढ़ोतरी से कम हो गई है, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 के बाद से सबसे कम है। वहीं रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया है। इस कड़ी में वित्त मंत्रालय ने जनवरी के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उच्च रसद लागत, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू आर्थिक विखंडन जैसे भू राजनीतिक तनावों पर नजर रखने की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। यह लगातार तीसरा साल होगा जब जीडीपी 7% से ज्यादा बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई वैश्विक एजेंसियों ने भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर ऊपर की ओर कर दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम चलेंगे फोकस पर और चर्चा करेंगे इन तमाम बड़ी आर्थिक खबरों पर अपने विशेष मेहमान के साथ। देखते रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे में। और इस वक्त इन फोकस में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि महानिदेशक हैं विकासशील देशों के लिए जो RIS है और एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर वक्त निकालने के लिए। आज हमारे पास दो बड़ी खबरें थी, एक तो RBI की बुलेटिन और दूसरा
वित्त मंत्रालय का मंथली रिपोर्ट, तो हमने सोचा कि आपसे थोड़ी सी समझने की कोशिश की जाए कि ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं जो तमाम वैश्विक मुश्किलों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर स्थिति में रखते हैं, मजबूत स्थिति में रखते हैं। बिल्कुल सही सवाल किया अजय जी आपने, क्योंकि जब हम देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असेसमेंट जो कल रिलीज हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का आया रिपोर्ट, वो भी एकदम क्लियर है। मुझे लगता है दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, जो लगातार हम देखते रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर लगातार लोग चिंता जताते रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि जो वित्त मंत्री ने जो लोकसभा में कहा था, जो लगातार उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर भी कहा है, वही आंकड़े अब फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज की गई कल रिपोर्ट में बताए गए हैं। अगर आप देखें तो ये अजय जी बिल्कुल साफ निकल करके आता है कि जो हमारा WPR है, वर्कर ऑन पॉपुलेशन, वो कैसे उसमें इजाफा हुआ है और एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों में कैसे वृद्धि हुई है। तो ये लगातार एक महत्वपूर्ण हमारे लिए इंडिकेटर है, जो मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कई चीजों को दर्शाता है। वो उद्योग की जो स्थिति में कोविड के बाद लगातार सुधार हो रहे हैं, जो उन लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो EPFO से है। तो EPFO को अगर छोड़ भी दें तो अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में लगातार गिरावट आई है और उन लोगों की भागीदारी बढ़ी है। मशीनरी सेक्टर, ऑयल, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये चारों सेक्टर्स में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने इजाफा दिखाया है। और यही अगर हम RBI की रिपोर्ट से देखें तो कुछ सेक्टर्स में, जैसा कि बुलेटिन में कहा गया है, कि उसमें कैपेक्स में उछाल आया है, प्राइवेट सेक्टर में उछाल आया है, और संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, जैसा कल वित्त मंत्री ने कहा कि वो खुद कर्जा कम लेंगे, सरकार कर्जा कम लेगी, और एक बड़ी संख्या में उसको करीब 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े से उसको नीचे घटाया गया है। तो सरकार क्रेडिट मार्केट से बाहर होगी, अपनी डिमांड कम करेगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर को और पैसा मिल सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर्स को सामने आने के लिए जो बैंक्स के द्वारा हैंड होल्डिंग की जाएगी, जो उनके साथ पार्टनरशिप की जाएगी, जो उसको बढ़ाया जाएगा, तो ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में बढ़ेगा। जो आपका सवाल था जय जी कि किन कारणों से ऐसा हुआ है, तो 3 कारण बिल्कुल साफ है। सबसे पहला, हमारा भारत सरकार का कैपेक्स के ऊपर ध्यान और राज्य सरकारों को उसके लिए प्रशय देना और उनको इंसेंटिवाइज भी करना। तो जो 3% का उनका डेफिसिट फाइनेंसिंग का था, वो 3.5, 3.9 जो इन्वेस्टमेंट्स के उन्होंने पैटर्न फॉलो करे हैं, तो उसको इंसेंटिवाइज किया गया। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं और उसी के कारण ये दोनों परिणाम हमारे सामने आए हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है फिस्कल प्रूडेंस, जो हमारा अनुशासन है, वित्तीय अनुशासन, उसमें लगातार बंधे रहना। तो ये तीनों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। RBI बुलेटिन के लेख से भी, और जो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, स्टेटस ऑफ आवर इकोनॉमी, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, वो भी एकदम साफ इस बात को झलकाता है कि ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय भी है, और आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार की नीतियों में निरंतरता की आवश्यकता है। जी सर, आपने एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया। मैं आगे आपसे एम्प्लॉयमेंट पर सवाल करूंगा, क्योंकि जब से आंकड़े हमें मिलने शुरू हुए हैं, तब से सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही है 6.5% की। ये काफ़ी अच्छी बात है और इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। रोजगार पर फोकस है, लेकिन सर जो दोनों रिपोर्ट में कॉमन चीज़ दिखाई देती है, जो हर आम खास को प्रभावित करती है, वो है महंगाई दर। और ये कहा गया है कि जनवरी में महंगाई दर कम हुई है और उम्मीद जताई गई है कि आगे महंगाई दर में और भी कमी आएगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है हर गरीब के लिए और मेरे ख्याल से हर वर्ग के लिए। तो इसको आप कैसे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को, जो करंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, इसको आप कैसे रीड करते हैं, और क्यों ये दोनों ही रिपोर्ट्स कहते हैं कि आगे और कमी आने की उम्मीद है?
अजय जी, एक बात बिल्कुल साफ हुई है कि पीछे जो भारत में इन्फ्लेशन हुआ है, जो हमारे यहाँ मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है, उसका एक बड़ा कारण फूड सेक्टर है। और फूड सेक्टर का जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। पीछे हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बन रही है, उससे जो फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट हमारा होना है, जो हमारी आवश्यकताएं इसके थ्रू आनी चाहिए, उसमें इजाफा हुआ है। जो ऑयल की प्राइसेस हैं, जो ऑयल के सप्लाई का डिस्ट्रप्शन है, उसमें उन डिस्ट्रप्शंस में इजाफा हुआ है। तो ये जो एक मेजर हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है, मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा हिस्सा हमने इंपोर्ट किया है प्राइसेस के फॉर्म में। तो हमारा इन्फ्लेशन फूड सेक्टर लेड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन था। वो इन्फ्लेशन में कमी आने के लिए वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक दोनों ने मिलकर के सतत प्रयास किए, और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर तेजी से गिरी है। और अब जो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उससे एकदम क्लियर है कि आने वाले 3 महीनों में फूड इन्फ्लेशन गिरेगा। और जनरली ये देखा गया है कि इस सीजनल चेंज में वो लगातार बढ़ता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप देखेंगे, और फिर उसका डिक्लाइन शुरू होता है, क्योंकि तब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की डिमांड एक फर्क पैटर्न में जाने लगती है। तो ये फूड इन्फ्लेशन में गिरावट हम लोगों को दिखेगी, और वही रिपोर्ट में कहा भी गया है। लेकिन सर, इसका सीधा इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स पर आता है, और एसबीआई की रिपोर्ट में मुझे ध्यान आता है कि कहा गया है कि जून के बाद शायद आरबीआई अपने जो मुख्य ब्याज दर है उसमें कमी की शुरुआत कर दे। अभी तक तो स्थिर हैं ब्याज दरें 6.5% पे, लेकिन शायद अब उसमें कमी होने की उम्मीद की जा सकती है, मद्देनजर इसके कि हमारी महंगाई दर काबू में रहती है। और अगर ऐसा होता है सर, तो अगर ऐसा होता है तो सर उसका असर निवेश और रोजगार पर भी पड़ेगा। तो दोनों चीज को लिंक करके अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएं कि दोनों चीजों को लिंक करेंगे। लेकिन अगर आप देखें अजय जी, तो वैश्विक स्तर पे लगातार बैंकों ने जो प्रयास किए, और पिछले 3 सालों में रिजर्व बैंक ने जो प्रयास किए, जिसके तहत हमने देखा कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों ने कंधे से कंधा मिला करके इस सिचुएशन में, जहां हमें आर्थिक विकास दर भी ऊंची ले जानी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नीचे रखना है, और लोगों को कैपिटल मुहैया करानी है। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ करने का हो, तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों में बहुत ही सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। और इसी के लिए प्रयास हुआ कि दोनों संस्थाओं की तरफ से मिल करके एक मेजर डिसीजन, एक मेजर रोड मैप हम इवॉल्व करें। और पिछले 3 साल में इसको लगातार परखा गया है, एक नहीं अनेक बार। यहां तक कि अजय जी, जब अमेरिका ने लगातार 3 बार इस तरह की सिचुएशन बनाई कि हमारे यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हुआ, न सिर्फ भारत से बल्कि सारे इमर्जिंग मार्केट से। उसी समय हमारी G20 प्रेसिडेंसी भी थी, तब भी लगातार ये प्रयास हुए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था विचलित नहीं हुई। मुझे लगता है कि जैसा आपने सही कहा, जून में हम देख सकते हैं एक मेजर सर्ज, जो कि रेपो रेट को फिर से रेगुलेट करने के लिए, मार्केट को ज्यादा बूस्ट करने के लिए जून से ऑनवर्ड्स हम वो परिवर्तन देख सकते हैं। ये एक बड़ी बात है सर, आप कह रहे हैं कि शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और वो अर्थव्यवस्था की गाड़ी को और भी ज़्यादा आगे ले जाने में मदद करेगा, और उम्मीद इसीलिए की जा रही है कि ये साल और भी बेहतर होने की उम्मीद है। अब सर, हम थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करें। आपने कहा कि काफ़ी अच्छी खबर है एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर। पीएलआई पर हमने देखा कि फोकस है, सरकार स्वरोजगार पर फोकस कर रही है, प्रधानमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं लगातार ड्रोन दीदी और महिलाओं को सशक्तिकरण की बात लगातार उठाते रहे हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट पर जो फोकस है वो आगे जाते हुए कैसे दिख रहा है आपको, और जो युवा वर्ग है उसको फोकस कहाँ करना चाहिए आज की परिस्थितियों में सर? देखिए, कुछ सेक्टर्स हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं। एक टाइम तक हम देख रहे थे कि सर्विसेज सेक्टर में बहुत उछाल था। हमारे कई बच्चे जो हैं वो अगर इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए थे तो तुरंत एमबीए की तरफ भाग रहे थे, और वो सोच रहे थे कि मार्केटिंग या उससे जुड़ी हुई सर्विसेज सेक्टर में हो। अब ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में हम देख रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनमें तेजी से, लेकिन जो एवरग्रीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उनमें ये तेजी से आगे बढ़ा है।
और सिर्फ ये नेचुरल साइंस में नहीं हुआ है, आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज में भी एक मेजर एक्सपेंशन की संभावनाएं बढ़ी हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। लोगों ने कई तरह के स्टार्टअप शुरू करे, कई तरह की सर्विसेज शुरू हुई हैं और कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, जो एक मेजर एरियाज में नए अपॉर्चुनिटी खोल रही है। जैसे अब आप देखेंगे कि सर्विसेज सेक्टर में अगर पिछले 3 साल में लगातार नए स्टार्टअप्स आए हैं, तो पिछले सिर्फ 8 महीने में हमने देखा कि मेजर स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये जो ट्रेंड अजय जी बदला है, ये अब साफ दिखा रहा है कि लोग गुड्स बनाने में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने में, पर्टिकुलरली जो फूड और फूड से रिलेटेड प्रोसेसिंग है, मिलेट और मिलेट से रिलेटेड है। मिलेट में अकेले में करीब 9 स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में आए हैं और ये स्टार्टअप्स मिलेट के नए प्रोडक्ट्स को लेकर के आए हैं। उसकी नई तरह की प्रोडक्ट्स न सिर्फ बड़ी कंपनियों ने लॉन्च करी है, बल्कि कई छोटी कंपनीज ने की है। इनफैक्ट उनमें से 2 का तो मर्जर भी हुआ है बड़ी कंपनीज से। तो ये जो हम देख रहे हैं, एक नया ऑप्शन, नई अपॉर्चुनिटी सामने आई है। अच्छा, वही सेक्टर अजय जी अगर आप देखें तो कोस्टल सिटीज में, कोस्टल एरियाज में मैरीटाइम इकोनॉमी में है। अभी पीछे मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे 34 मैरीटाइम इकोनॉमी के स्टार्टअप्स मिले हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक्स में अपना काम शुरू किया है। तो ये जो आप शुरू में कह रहे थे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कुछ बदलाव रेड सी क्राइसिस के चलते हुआ है, लेकिन अब वो इकोनॉमी संभल रही है और इकोनॉमी के संभलने से ये नई ऑप्शंस और नई विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं। सर, अंतिम सवाल और थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर कोशिश कीजिएगा कि आप जवाब दें। करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के आपकी क्या उम्मीद है? कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं 1% जीडीपी के रह सकता है, आपका अनुमान क्या है और कैसे इंपैक्ट करेगा ये ओवरऑल फॉरेक्स सिचुएशन को, रुपए के पोजीशन को? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज के मामले में रिजर्व बैंक ने जो एक्यूमुलेशन हमें चाहिए, जितना सोने का और बाकी करेंसीज का जो प्रपोर्शन हमारा होना चाहिए, हम उससे कई गुना ऊपर हैं। तो इसलिए वहां हमारे लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। जहां पर भी अगर आप देखें पिछले 7-8 सालों में हमारी फॉरेन एक्सचेंज 2 से 2.25% के बीच में ही उसका वेरिएशन हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बहुत अच्छा है। दूसरा, जैसा अभी हमने चर्चा करी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तीसरी बात जो आती है वो सरकार के द्वारा कैपेक्स और मार्केट बोरोइंग में कमी करने की बात है और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने की बात है, जहां पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर खुद आगे बढ़ाए और सरकारें मार्केट से कर्जा कम लें। तो ये जो प्रयास हुए हैं, इसके चलते कहीं भी हम डेफिसिट फाइनेंसिंग में अपने अनुशासन को खोने की कोई परिस्थिति देखते नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग पूरी तरह से सीमा के अंदर ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर, वक्त निकालने के लिए और इस पर्सपेक्टिव को साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। और अब वक्त हो चला है कुछ और बड़ी खबरों का अर्थ जगत की, उनको आप तक पहुंचाने का। देखते हैं आज का बिजनेस रैप। जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 232 अरब 20 करोड़ जापानी येन के विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की। आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव विकासशील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने इस संबंध में एक समझौता किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। अप्रैल-दिसंबर 2023 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा डिपॉजिट किया गया धन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 72.7% बढ़कर $5.40 बिलियन से $9.33 बिलियन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार FCNR खातों में डिपॉजिट राशि अप्रैल-दिसंबर 2023 में लगभग 5 गुना बढ़कर $3.45 बिलियन हो गई, जो 2022 में $640 मिलियन थी। म्यूचुअल फंड उद्योग में जनवरी माह के दौरान 47 लाख नए निवेशकों के खाते जुड़े हैं। इसके पीछे म्यूचुअल फंड के बारे में बढ़ती जागरूकता और डिजिटलीकरण के माध्यम से लेन देन सुगम होने की अहम भूमिका रही है। जनवरी में खुले म्यूचुअल फंड के नए खातों की संख्या वर्ष 2023 के औसत मासिक आंकड़ों की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। बीते साल प्रतिमाह औसतन 22 लाख खाते खुले थे।
भारत में संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम का मैनेजमेंट करने वाले संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस ने दिसंबर 2023 के लिए पेरोल डेटा जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ के इस अंतिम पेरोल डेटा से पता चलता है कि संगठन ने दिसंबर 2023 के महीने में 15.62 लाख नेट मेंबर्स जोड़े हैं। ये संख्या पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन न करने वाले स्रोतों से बिजली की मात्रा बढ़ाई जा सके। यह पहली बार है कि सरकार परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश कर रही है। भारतीय बाजार नियामक सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के खातों में तकरीबन 2000 करोड़ से अधिक के गबन का खुलासा किया है। यह जी के लिए एक बड़ा झटका है। यह राशि सेबी की शुरुआती जांच के अनुमान से लगभग 10 गुना अधिक है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में पिछले माह की तुलना में कम होकर 7.52% और 7.37% हो गई है, जिसका मुख्य कारण कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई कमी है। दिसंबर 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मजदूर क्रमशः 7.71% और 7.46% थे। प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक प्रतिबंध जारी रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष 8 दिसंबर को 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। खरीफ की आवक में देरी, निर्यात की गई प्याज की मात्रा और प्याज के प्रमुख उत्पादक देशों तुर्की, मिस्र और ईरान से व्यापारिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था। एयर इंडिया और विस्तारा का प्रस्तावित विलय प्रगति पर है और सिंगापुर एयरलाइंस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं अन्य नियामकीय मंजूरियों का इंतजार कर रही है। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह का संयुक्त उद्यम है। एयर इंडिया के साथ विस्तारा के विलय की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। इस सौदे के तहत सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये थी कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में हमने जो वर्तमान आर्थिक समीक्षा है उसको आपके लिए सरल भाषा में चीज़ों को आसान करने की कोशिश की, पहुंचाने की कोशिश की। कोई फीडबैक है तो आप हमें लिख सकते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।